सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपने कभी चिंतन किया इसके ऊपर? आपको जो समस्या पेपर में लिखी पड़े, आप उसमें 5 बार व्हाई लगाइए। इसको कहते हैं 5W एनालिसिस। जापानी इसको बहुत करते हैं, हर समस्या में 5 बार व्हाई लगाते हैं। 80% समस्याओं का 2 ही मूल कारण है, एक करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या हो रखी है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रखी है। जमीन हमारे पास दुनिया की 2% है, मात्र 2%। पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, और जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। दुनिया की जनसंख्या 750 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है, हो गए सीधे सीधे 20%। कहने का मतलब चारपाई हमारे पास 2 है और सोने वाले 20 हैं, पानी वाला गिलास 4 है और पीने वाले 20 है। जितनी समस्या है आप उसकी वाई एनालिसिस करिए। मुझे नहीं पता आप लोगों को गुना में दूध और दही की क्या स्थिति चल रही है। दिल्ली में 70% दूध नकली है, अभी सर्वे आया था, और 70% घी मिलावटी है, और 80% पनीर मिलावटी है। ये सारे बड़े शहरों का हाल है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, दूध घी सब कुछ मिलावटी चल रहा है। आपके यहाँ ग्राउंड वाटर कितने नीचे गया मुझे नहीं पता, जिसने बोरिंग कराई होगी उसको पता होगा, लेकिन मैंने बहुत जगह पता किया जहां 30 फीट नीचे पानी मिल रहा था, अब वहां 150 फीट नीचे पानी मिलता है। कोई सरकार नीचे के पानी का लेवल बढ़ा सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज कोई सरकार जनरेट कर सकती है क्या? नहीं। सरकार फैक्ट्रियां लगा सकती है, आपका कोयला नहीं बढ़ा सकती, आपका पानी नहीं बढ़ा सकती, आपकी जमीन नहीं बढ़ा सकती, जमीन तो वहीं है। हर चीज बिना खाद के पैदा ही नहीं हो पा रहा है। दूध की क्या स्थिति है देखिए, जब कोरोना आया था सब कुछ बंद था, तो कहीं आपने दूध सड़क पे फैलते हुए देखा क्या? जोर से बताइए जरा। न चाय की दुकान खुली थी, न मिठाई की दुकान खुली थी, न शादी विवाह हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, सब मामला ठप्प पड़ा हुआ था। उसके बाद कहीं आपने दूध की नदी फैलते देखा क्या? नहीं। वास्तव में उतना ही दूध पैदा होता है कि पूरा भारत ठप्प हो जाए, तब जाके जो दूध है उससे हमें पीने को मिल सकता है शुद्ध दूध। कोरोना के समय शुद्ध दूध मिल रहा था। एक बात और बताऊं आपको, कोरोना के समय राम राज्य भी था। कोरोना के समय चोरी हो रही थी क्या? जोर से बोलिए। क्योंकि चोर के मन में खौफ था, चोरी करने जाऊंगा, क्या पता जिसके यहाँ चोरी करूं इसको कोरोना हो रखा होगा, हमको कोरोना हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। कोरोना के समय झपटमारी हो रही थी क्या? नहीं। मन में खौफ था, मोबाइल छीनूं, क्या पता इसको कोरोना हुआ होगा, मुझे कोरोना हो जाएगा। कोरोना के समय बलात्कार भी नहीं हो रहा था, क्योंकि दिमाग कितना ही दूषित हो, लेकिन मन में ये खौफ था, किसी बेटी को हाथ लगाऊंगा, क्या पता इसको कोरोना हो रखा हो, मुझको कोरोना हो जाए, मैं मर जाऊं। चाहे वो चोर हो, चाहे डकैत हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे अलगाववादी हो, चाहे माओवादी हो, चाहे नक्सली हो, चाहे जिहादी हो, चाहे बलात्कारी हो, सबको अपनी जान प्यारी होती है। ये कोरोना ने सबको सिखाया कि नहीं सिखाया? जोर से बताइए जरा। अगर हमारा कानून कोरोना जैसा खौफ पैदा कर दे, तो फिर से चोरी, लूट, झपटमारी बंद हो सकती है कि नहीं? जैसा खौफ कोरोना ने पैदा किया, वैसा ही खौफ हमारे कानून से पैदा हो जाए। कोई दूसरे की जमीन पे कब्जा करेगा क्या? कोई ड्रग बेचेगा क्या? कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेगा क्या? कोई हथियार लेके बेचेगा क्या? कोई कुछ और का कारोबार नहीं करेगा। भारत में सतयुग लाना है तो वही करना पड़ेगा, कोरोना जैसा खौफ, क्योंकि 99% लोग अच्छे होते हैं।
सारी खुरापात 1% लोग करते हैं। तो 99% जो लोग अच्छे हैं उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, 1% जो दिक्कत कर रहे हैं उन्हीं के लिए आपको कोरोना जैसा कानून बनाना पड़ेगा। फिर बाद में आता हूँ जनसंख्या विस्फोट पे, टॉपिक चेंज हो गया था। जल जंगल जमीन की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। रोटी कपड़ा मकान की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। गरीबी का मूल कारण, जोर से बोलिए जरा, जनसंख्या विस्फोट। बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। कुपोषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। प्रदूषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। सड़क पर भीड़ जनसंख्या विस्फोट। रेलवे में भीड़ जनसंख्या विस्फोट। तहसील में भीड़ जनसंख्या विस्फोट। हॉस्पिटल में भीड़ जनसंख्या विस्फोट। और जनसंख्या विस्फोट कैसा हो रहा है? मैं एक जगह भी गया था, 22 बच्चे, मां को नाम ही याद नहीं, 22 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे, 20 बच्चे, 22 बच्चे। भगवान श्री राम आके अगर भारत में राज करना शुरू कर दे तो भी भारत की गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण नहीं खत्म कर सकते। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, किसी व्यक्ति के बस में तो है ही नहीं है। जब तक 2 करोड़ घर बनता है तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। आप टैक्स दे दे के मर जाएंगे, आप इनकम टैक्स दे के, जीएसटी दे के, टोल टैक्स दे के, रोड टैक्स दे के आपका पूरा खून चूस लिया जाए, उसके बाद भी बेघर खत्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। चीन जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। भारत जिसका क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, वहां 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अमेरिका जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 11,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारा अमेरिका का क्षेत्रफल 1/3 है अमेरिका से, यहां 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। रूस जिसका क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, वहां 4,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं और हमारे यहां 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। कनाडा जिसका क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, वहां 6,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जिसका क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, वहां 1,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। कोई आ जाए, मैं कह रहा हूं भगवान श्री राम आके अगर यहां पे राज करना शुरू कर दे तो भी वो गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण नहीं ठीक कर सकते, सबको मकान नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक 2 करोड़ घर मिलता है 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। 5 साल में कोई भी सरकार मैक्सिमम 2 करोड़ घर बनाती है और 90,000 पर डे के हिसाब से 5 साल में 17 करोड़ बच्चे पैदा हो गए। उस 17 करोड़ में बहुत कम है जो गरीबी रेखा के ऊपर है, ज्यादातर कितने हैं गरीबी रेखा के नीचे वाले। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा था, यानी 10% लोगों को। आज भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, 83 करोड़ लोगों को राशन में देना पड़ रहा है, यानी 65% लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। आप बताओ गरीबी बढ़ रही कि घट रही? जोर से बताइए जरा। ये तो आंकड़े हैं, फैक्ट है, कड़वी सच्चाई है। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाती है, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। इसलिए सरकार किसी की हो, बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। समाधान यही है, हम दो, हमारे दो, सबके दो। जोर से बोलिए, हम दो, हमारे दो, ज्यादा से ज्यादा 3, लेकिन 3 से ज्यादा ठीक नहीं है और किसी को समझा के आप इसको ठीक नहीं कर सकते। अगर हमने चीन के साथ कानून बनाया होता, जब चीन ने अपना जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया था, तो भारत की जनसंख्या 90 करोड़ होती। आज हम 150 करोड़ हो गए, 60 करोड़ फालतू पैदा हो गए भारत में। हाँ, 60 करोड़ फालतू पैदा हो गए, 90 करोड़ होते हैं। मैं अब चीन को कोई दुश्मन कहे, कुछ कहे, है तो पड़ोसी, तो जो उसकी अच्छी चीजें उसको सीखना चाहिए हमें। अच्छी बातें उसने किया, भाई विश्व महाशक्ति बन गया, सब कुछ किया, तो कुछ ने तो अच्छा काम किया उसने ना। अलग बात है उसके सैनिक हमारे सैनिक से लड़ते रहते हैं, वो उसका स्वभाव है, लेकिन अच्छे काम किए उसने। हम अंग्रेजों के गुलाम थे और चीन जापान का गुलाम था। हम 47 में आजाद हुए और चीन 49 में आजाद हुआ।
हम आज़ाद होके केवल यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, भाषणबाजी कर रहे थे, अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे और तू मैं कर रहे थे। चीन ने आज़ाद होते पहला काम क्या किया, पूरे के पूरे चीन से जापानियों का नामो निशान मिटाया। न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न जापानी के नाम पे मोहल्ला, न जापानी के नाम पे गली। दूसरा, हम दो, हमारे दो, सबके दो, और जो नहीं मानेगा जाओ। चीन में रहना है तो हम दो हमारे दो करना पड़ेगा। लगभग 65 करोड़ बच्चों को उसने पैदा होने से रोक दिया। सर्वे आया था कि अगर उसने कानून नहीं बनाया होता तो उसकी जनसंख्या आज 65 करोड़ ज़्यादा होती। हमने बनाया होता तो हमारी 60-65 करोड़ कम होती, 90-95 करोड़ होते तो काफ़ी जीवन में शांति होती कि नहीं होती? जोर से बोलिए ज़रा। पहले हम लोग दिल्ली में ना कहते थे एमपी वाला गेहूँ, बड़ा फेमस था। ये हुआ भाई पंजाब वाला गेहूँ बहुत यूरिया पड़ रही है, बहुत कैंसर पैदा हो रहा है, अब पंजाब वाला गेहूँ नहीं खाएंगे तो 3-4 रुपए महंगा दे के हम लोग एमपी का गेहूँ खाते थे। बाद में पता चला जितनी खाद पंजाब वाले डाल रहे हैं उतनी खाद एमपी वाले भी डाल रहे हैं। हम लोग गलतफहमी में एमपी वाला गेहूँ खरीद रहे हैं कि ये तो नेचुरल है, ये तो प्राकृतिक है, ये बिना खाद वाली है। पता चला खाद में पंजाब और एमपी का टक्कर चल रहा है। और जानते हैं कैंसर की बीमारी का मूल कारण वही है। ये बिना खाद के जो कुछ पैदा नहीं हो पा रहा, जो खाद जा रही है हमारे पेट शरीर में, चावल के माध्यम से, दाल के माध्यम से, गेहूं के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से, जो पेस्टिसाइड जा रही है भिंडी के माध्यम से, करेला के माध्यम से, आदि बीमारियों की मूल कारण वही है। तो अल्टीमेटली जनसंख्या विस्फोट का दुष्परिणाम यह है कि बीमारियां बढ़ रही हैं। और बीमारी ऐसा नहीं केवल उसकी बढ़ रही है जो जनसंख्या विस्फोट कर रहा है, बीमारी किसकी बढ़ रही है? जो हम दो हमारे दो कर रहा है। तो आप जबरदस्ती बीमार पड़ रहे नकली खा के। बच्चा कोई और पैदा कर रहा है, उसके लिए घर बनवाने के लिए जीएसटी आपको देना पड़ रहा है। बच्चा कोई और पैदा कर रहा है, उसको फ्री में आयुष्मान कार्ड 5 लाख वाली योजना आपको भरना पड़ रहा है। उसका कोई चीज मुफ्त में होती है क्या सर? बताइए जरा, मुफ्त में होती है कि नहीं होती है? तो मतलब पैदा कोई और करे और पालन पोषण कोई और करे। वो पैदा किए जा रहे हैं, आप उनके लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था करो, उनके लिए अनाज की व्यवस्था करो, उनके लिए लोन की व्यवस्था करो, उनके लिए वजीफा की व्यवस्था करो, उनको मकान दो, उनको ये दो, और नहीं दोगे तो दे ही नहीं रही सरकार। कैसी है भैया? समाधान यही है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए और एक हम दो हमारे दो सबके दो इस नियम को लागू किया जाए। एक बात आपको बता दूं, जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं वो केवल भारत के संविधान में नहीं लिखा हुआ है। कड़वी सच्चाई ये है कि मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम थे। उस धरती पे, मानव में इस धरती पे पहला कोडिफाइड रिटन लॉ मनुस्मृति है। मनुस्मृति के पहले कोई भी नियम कानून लिखित में नहीं था, सब मौखिक चल रहा था। पहला रिटन कोडिफाइड लॉ क्या है? जोर से बोलिए जरा। मनुस्मृति। और ऐसे ही मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। उस जमाने में लोग 3-3, 4-4 विवाह किया करते थे और भगवान श्री राम तो चक्रवर्ती नरेश थे। ऐसा कोई राजा नहीं रहा होगा जो भगवान श्री राम को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा। इसके बाद भी भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। क्योंकि पहले उस समय परंपरा थी, यथो राजा तथो प्रजा, जैसा राजा व्यवहार करता था प्रजा उसको फॉलो करती थी। ये कोडिफाइड लॉ था। दूसरा, भगवान श्री राम के कितने बच्चे? लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के। कभी हमने दिमाग नहीं लगाया कि बिना कुछ ऐसे कैसे हो गया कि 4 के चारों भाइयों के 2 ही 2, न किसी को 1, न किसी को 3, 4 के चारों भाइयों ने एक ही एक विवाह किया, 4 के चारों भाइयों के 2-2 बच्चे। मानव इतिहास में सबसे पहले भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं, द्विसुत सीता सुंदर जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। इसका वर्णन भी है रामचरितमानस में, वाल्मीकि जी ने भी लिखा हुआ है। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम राजा रघु ने लागू किया था, जो भगवान श्री राम के परदादा थे। और मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड भगवान श्री राम ने लागू किया था। हम दो हमारे दो का कानून भगवान श्री राम ने लागू किया था। भारत का संविधान भी कहता है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ,
आज सबसे आग्रह है, एक बार शेड्यूल 7 खोलिए, लिस्ट 3 इंटी नंबर 28A, साफ साफ लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। तो भारत का संविधान भी कहता है भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण भी यही है। इसलिए अब समय आ चुका है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, और यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमारे दो पहला चैप्टर होना चाहिए, बाकी सब बाद में चैप्टर होने चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।